हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये वांट हाफ फैक्टर क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ये वांट हाफ फैक्टर ज्ञात करना नहीं आता। वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर को आई से प्रदर्शित किया जाता है। वांट हाफ फैक्टर को आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो वांट हाफ फैक्टर है क्या, देखिए वांट हाफ फैक्टर आई बराबर होता है। ये फैक्टर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास जो है, अगर ये कोई हमने विलय और विलायक लिए, हमने विलय और विलायक लिए, सपोज करें कि हमारे पास यहां जो है ये विलायक है और विलायक में यदि कोई सब्सटेंस हमने यहां डाला है, कोई विलय पदार्थ डाला है, इसमें विलय पदार्थ घोला है, तो इसमें दो कंडीशन होती है। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन नंबर, जब विलायक देखिए, जब इसमें ये हमारे पास सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और सोलूट और ये सॉल्वेंट, सोलवेंट। देखो ये आई यानी कि वांट हाफ फैक्टर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसमें, यानी कि जब हम किसी भी विलायक में कोई विलय पदार्थ घोलते हैं तो दो कंडीशन निकल कर आती हैं। अब एक होती क्या है, केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होता है कि वियोजन होता है। केस फर्स्ट में वियोजन होता है। और केस नंबर टू में संयोजन होता है, सहगुणन होता है। दो स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि जब हम विलय पदार्थ विलायक में डालते हैं तो विलय के जो अणु होते हैं। अब वियोजन की जो हम बात करें, मैं देखिए इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी आपको वांट हाफ फैक्टर की जरूरत पड़ी है। क्यों वांट हाफ फैक्टर की जरूरत पड़ी? क्योंकि जब विलय पदार्थ हम घोलते हैं विलायक में तो वियोजन होता है या सहगुणन होता है, दो केस होते हैं। तो यहां पर आई फैक्टर को मैं अलग अलग करके आपको बताऊंगा। आई बराबर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वांट हाफ फैक्टर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहां प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण और परिकलित अणुसंख्यक गुण या सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुण देखिए। और वांट हाफ फैक्टर बराबर इनके प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण बटे और परिकलित अणुसंख्यक गुण। ऐसे ही हमारे पास प्रेक्षित प्राशन दाब और परिकलित प्राशन दाब। और तीसरे नंबर पर प्रेक्षित डेल्टा टीबी अपॉन परिकलित डेल्टा टीबी। और आई वांट हाफ फैक्टर बराबर प्रेक्षित डेल्टा टीएफ अपॉन परिकलित डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ। देखिए प्रेक्षित और परिकलित क्या होता है। जो परिकलित होता है वो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको वैल्यू दी गई होती है और उनके अकॉर्डिंग हम वैल्यू डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकालते हैं तो वो परिकलित वैल्यू होती है। और जो प्रेक्षित वैल्यू होती है वो आपको दी गई होती है। जो प्रेक्षित वैल्यू होती है वो प्रेक्षित वैल्यू जो है आपको दी गई होती है। यानी कि जो हमारे पास जो परिकलित वैल्यू हो पहले निकाल के दी गई होती है, प्रेक्षित जो होती है वो बाद में निकाली जाती है।
अब देखिए हमारे पास आई वांठा फैक्टर बराबर यहां मैं आपको बताऊंगा परिकलित अणुभार, परिकलित अणुभार और अपॉन प्रेक्षित अणुभार। ये है क्या, उल्टा क्यों हो गया है? यानी कि हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू, कोलिगेटिव प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इसके अपोजिट होता है। यानी कि मैं देखिए आपको पूरी ये सारी चीजें डिटेल में इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले इसको आप नोट कर लें, बहुत इंटरेस्टेड, बहुत अच्छी ये वांठा फैक्टर है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और किसी भी टेस्ट में ये वांठा फैक्टर के माध्यम से कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। देखिए मैं समझाता हूं आपको कि आई फैक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे पास देखिए वांठा फैक्टर आई, इसमें दो केस होते हैं, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर टू, केस टू। अब जो केस फर्स्ट की हम बात करते हैं, केस फर्स्ट में हम यहां पर यदि कोई विलेय पदार्थ हम किसी विलायक में घोलते हैं, ये हमारे पास सॉल्यूट है यानी कि विलेय पदार्थ है, और ये हमारे पास विलायक है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। देखिए जब ये विलेय पदार्थ हम इस विलायक में घोलते हैं तो दो केस उत्पन्न होते हैं। देखिए ये केस भी मैं साथ साथ आपको बता देता हूं। ये हमारे पास सॉल्वेंट है और ये यहां पर सॉल्यूट लिया है मैंने, ये सॉल्यूट लिया है, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। जब इसको इसमें विलेय पदार्थ को विलयन में डालते हैं, विलायक में डालते हैं, तो देखिए यहां पर यदि मैं बात करूं, यहां ये विलेय पदार्थ मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, बेंजोइक एसिड ले लिया CH3COOH। जब इसको हम यानी कि जल में घोलते हैं तो ये एसोसिएट यानी कि आपस में सहगुणित हो जाते हैं। जो हमारे पास एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं आपस में ये सहगुणित हो जाते हैं, इनके CH3COOH दो मॉलिक्यूल इज इक्वल टू CH3COO की H की ट्वाइस। इस तरीके से ये कहलाता है सहगुणन, सहगुणन। और यदि यहां पर हम बात करें कि ये NaCl अगर हम लें तो ये Na++ के Cl-। यदि मैं यहां पर NaCl लूं या कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ लूं तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। अब देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताती है, देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें बताती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताती है कि विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि अणुसंख्यक गुण का मान भी बढ़ता है। अणुसंख्यक गुण का मान भी बढ़ता है। जैसे हमारे पास अणुसंख्यक गुण ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और हमारे पास क्वथनांक का उन्नयन होता है और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है और हमारे पास एक डेल्टा TF ये होता है। ये हमारे पास
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो जैसे जैसे यानी कि विलियन के अंदर कणों की संख्या, मोलों की संख्या बढ़ती है तो इनकी वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे विलियन के अंदर कणों की संख्या, मोलों की संख्या घटती है तो इनकी वैल्यू भी घटती है। इसलिए वन हाफ फैक्टर का बहुत महत्व है और इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आती है। तो देखिए यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ये क्या हुआ, यहां पर जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, इनके जो कण हैं, जो मोल हैं, यहां पर एक हो गया है, लेकिन यहां पर 2 मोल हो गए हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहां बढ़ेगी, यहां बढ़ेगी। तो यहां से हम वन हाफ फैक्टर निकाल सकते हैं। वन हाफ फैक्टर कैसे निकालेंगे ये हम समझेंगे। देखिए बात करते हैं हम केस नंबर फर्स्ट में। केस फर्स्ट में बात करते हैं। भाई सपोज करें हमारे पास, भाई केस फर्स्ट में सहगुणन की हम बात कर रहे हैं, यहां पर एसोसिएट की बात करें, इनके सहगुणन की हम बात कर रहे हैं। तो यहां मान लेते हैं कि माना सहगुणन की मात्रा अल्फा है, तो अल्फा तथा वन हाफ फैक्टर आई में क्या संबंध है, अल्फा एंड वन हाफ फैक्टर आई में रिलेशनशिप में संबंध क्या होता है, जिससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। अब सपोज करें कि हमारे पास सर्वप्रथम यहां पर Na मॉलिक्यूल है किसी भी विलेय पदार्थ की, और हमारे पास ये An हो जाए, जैसे मैंने बताया था यहां पर कि CH3COOH और 2 into CH3COOH की N, ये इस तरीके से, क्योंकि यहां पर सहगुणन हो रहा है, आपस में मॉलिक्यूल जुड़ करके एक बड़ा अणु बना रहे हैं, सहगुणन हो रहा है। तो बात करें यहां पर, देखिए हमारे पास ये यदि इसकी यानी कि हम नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 मोल मान लेते हैं, प्रारंभिक मोल 1 मोल मान लेते हैं, और अल्फा सहगुणित हुए हैं, तो जब अल्फा सहगुणित है तो 1 माइनस अल्फा, और ये हाफ हुए हैं n अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन, क्योंकि अल्फा टूटे तो अल्फा अपॉन n हमारे पास आएगा, अल्फा अपॉन n। अब हमें क्या, हमारे पास आई फैक्टर क्या, हमारे पास आई फैक्टर हमारे पास है कि सैद्धांतिक मोलों की संख्या और प्रेक्षित मोलों की संख्या। देखिए हमारे पास प्रेक्षित मोलों की संख्या अपॉन परिकलित मोलों की संख्या, या सैद्धांतिक परिकलित मोलों की संख्या, ये हमारे पास आई फैक्टर बताता है, वन हाफ फैक्टर बताता है। देखिए प्रेक्षित मोलों की संख्या हमारे पास क्या है, और परिकलित यानी कि सैद्धांतिक मोलों की संख्या हमारे पास क्या है। जो प्रेक्षित मोलों की संख्या है हमारे पास, प्रेक्षित मोल बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, और परिकलित जो हमारे पास है, इनके सैद्धांतिक जो हमें दिए गए हैं, परिकलित की जो हम बात कर रहे हैं, सैद्धांतिक की जो हम बात कर रहे हैं, या नॉर्मल की जो हम बात करेंगे, तो बराबर हमारे पास 1 लिए गए थे सैद्धांतिक, ये हमारे पास पहले दिए गए थे, इसको बोलते हैं परिकलित या सैद्धांतिक वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू इसको हम बोलते हैं। देखिए ये बात करते हैं जब अणु आपस में जुड़ करके एक बड़ा अणु बनाते हैं, और वे अणु जो वाटर में घुलकर यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं, तो वे मॉलिक्यूल सहगुणन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, जब कोई भी अणु यानी कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा सके, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो, यानी कि जल और किसी भी मॉलिक्यूल के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड हो, तो वहां कह सकते हैं कि वहां पर सहगुणन होगा। जैसे बेंजोइक एसिड की हम बात कर ले तो बेंजोइक एसिड में भी सहगुणन होता है, एसिटिक एसिड में भी सहगुणन होता है, एथिल अल्कोहल में भी सहगुणन होता है,
अब देखिए यहां कैसे इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास जो आई फैक्टर, तो आई बराबर प्रेक्षित मौलों की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन अपॉन प्रकृत मौलों की संख्या 1। देखिए 1 की वैल्यू नहीं, तो आई वांट हाफ फैक्टर बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। यदि आई को मैं धन ले जाऊं तो 1 माइनस आई माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन। यदि इसको बराबर करके ले जाए इधर, तो हमारे पास जो है ये 1 माइनस आई बराबर माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, और 1 माइनस आई बराबर माइनस इधर ले जाएं तो अल्फा माइनस अल्फा अपॉन एन, और 1 माइनस आई बराबर अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता 1 माइनस अल्फा अपॉन एन, 1 अपॉन एन। अब आई 1 माइनस आई अपॉन अल्फा एन की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एन माइनस 1 अपॉन एन, एन माइनस 1 अपॉन एन। और देखिए जब हमारे पास ये अल्फा को, यानी कि अल्फा की वैल्यू हम निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारे पास ये आई माइनस, यानी कि अल्फा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो 1 माइनस आई इंटू एन अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो इस तरीके से हम यहां पर सह गुणन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, सह गुणन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को एक सह गुणन की मात्रा ज्ञात करके। यहां एसिटिक एसिड की जब हम बात कर रहे थे तो एसिटिक एसिड CH3COOH इक्वल टू CH3COOH, और ये की ट्वाइस और ये 2। हमारे पास यहां नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 2 थे, और यहां कितने हो गए हैं 1/2, हाफ हो गया है, आधा हो गया है। यानी कि यहां पर मॉलिक्यूल 2 थे लेकिन यहां 1 हो गया। इनके यहां 2/2, यानी कि अगर बात करें 2 मोल हैं तो नंबर ऑफ मोल्स यहां 2 थे, तो अल्फा अपॉन एन, यानी कि यहां 2 माइनस अल्फा, और यहां हो जाएगा 2 माइनस अल्फा अपॉन 2। तो इस तरीके से हम यहां वैल्यू निकाल सकते हैं, सह गुणन की मात्रा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 हम बात कर लेते हैं केस नंबर 2 में। अब केस नंबर 2 की जो हम बात करते हैं इसमें होता है वियोजन। अभी सह गुणन की बात करिए, बात करते हैं वियोजन की। तो वियोजन में हम यहां देखिए NaCl इक्वल टू Na प्लस Cl माइनस। देखिए मैं आपको बताऊं, जितने भी हमारे पास विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, वे अपने आयनों में टूट जाते हैं। अब देखिए जब अपने आयनों में टूटते हैं तो हम बात कर लेते हैं, यहां इसके 1 मोल है, यहां इसके 1 मोल। सपोज करें कि यहां पर ये इस प्रारंभिक के 0 मोल थे, लेकिन यहां पर 1 माइनस हमारे पास अल्फा हो जाता है, ये अल्फा हो जाते हैं। देखिए अगर हम इसको मान लें कि हमारे पास ये An है तो इक्वल टू यहां पर ये Na हमारे पास हो जाता है। Na हमारे पास होता है तो की वैल्यू, यानी कि हम यहां जितने भी मॉलिक्यूल लें तो हमारे पास ये 1 प्रारंभिक मात्रा 1 है, 1 माइनस अल्फा, और ये अल्फा n हो जाएगी, या n अल्फा हो जाएगी, n अल्फा हो जाती है। अब बात करते हैं कि हमारे पास वांट फैक्टर क्या है, प्रेक्षित। पहले प्रेक्षित यानी कि प्रेक्षित मोल और अपॉन प्रकृत मोल, प्रकृत मोल, प्रेक्षित मोल और
प्रकृत मोल। अब हमारे पास प्रेक्षित मोल क्या है? प्रेक्षित मोल क्या है हमारे पास? बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। देखिए, और परिकलित हमारे पास क्या है? जो परिकलित हमारे पास है परिकलित मोल, परिकलित मोल बराबर है 1, यानी कि इसको परिकलित हम बोलते हैं, यस, इसको सैद्धांतिक मोल भी हम बोलते हैं। अब आई वाट हाफ फैक्टर बराबर प्रेक्षित मोल बटे परिकलित मोल, तो प्रेक्षित मोल 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन 1। देखिए, आई बराबर वाट हाफ फैक्टर बराबर एक की वैल्यू नहीं है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। देखिए, हम यहां 1 इधर ले लेते हैं, आई माइनस 1 बराबर माइनस, यानी कि यहां पर ये अल्फा माइनस एन अल्फा। अब आई माइनस 1 बराबर अल्फा 1 माइनस एन, और यहां पर जो अल्फा बराबर हम ज्ञात करेंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा आई एन के ऊपर चली जाएगी वैल्यू आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। तो इस तरीके से हम यहां यदि किसी भी मॉलिक्यूल में वियोजन होता है तो वहां से हम वियोजन की मात्रा अल्फा की गणना हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें, ये जो वांट हाफ फैक्टर है, वांट हाफ फैक्टर तथा जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उनमें आपस में क्या संबंध है? उनमें ये तो थी हमारे पास वियोजन की मात्रा तथा वांट हाफ फैक्टर में संबंध, यानी कि वियोजन की मात्रा अल्फा तथा वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर आई में संबंध, आई में संबंध हमारे पास था। लेकिन अब रिलेशन क्या है हमारे पास? जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं, तो रिलेशन हमारे पास क्या होगा? रिलेशन हमारे पास, देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर प्राशन दाब की, जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, तो P बराबर यहां ICRT, ये संबंध हो जाएगा ICRT। देखिए, और एक संबंध हमारे पास था PV बराबर nRT, उसी से संबंधित किया है। तो एक हमारे पास था डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM, एन क्या है? यहां मोललता है। डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF इंटू M, मोललता। और हमारे पास डेल्टा P अपॉन डेल्टा P अपॉन P नॉट बराबर IN अपॉन N। तो ये संबंध हमारे पास आते हैं। इससे संबंधित मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। अब मैं बात करता हूं एबनॉर्मल मास की। एबनॉर्मल मास, असामान्य अणुभार। देखिए, अब जब असामान्य अणुभार की हम बात करते हैं, इसमें भी दो केस होते हैं, इसमें भी दो केस होते हैं। एक वियोजन होता है और एक संयोजन होता है, यानी कि सहगुणन होता है, संयोजन होता है। देखिए, अब मैं बात करूं यहां पर NaCl और इज इक्वल टू Na प्लस प्लस Cl माइनस, और यहां अगर हम बात करें केस 2 की, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है COOH, और यहां ये बेंजोइक एसिड की ट्वाइस 2, तो इसमें क्या होगा? यहां ये संयोजन हुआ है। तो बात करें यहां जो हम इसका जो मास था वो 58.5 है भाई, 23 और प्लस 35.5, तो 58 अब जब इसको इनके अलग अलग हमारे पास ये 2 हैं, तो 2 से इसको भाग करेंगे, इनके हमारे पास कितना आएगा? 29 भाई, 2 दूनी 4, 2 9 18 और पॉइंट 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये प्रत्येक का 29.5। लेकिन यदि इसकी बात करें वन मॉलिक्यूल की, अगर हम बात कर लें इनके C6H5,
C6H5COOH। तो C 7 हो गए हैं, 12 सत्ते 84 प्लस 6 प्लस और 32 6 2 8 4 12 2 1 8 और 3 10 और 1 11 8 और 3 11 और 1 12 122। इसके एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास था वो 122 आया, लेकिन इसका डबल हो गया है, 244 हो गया है। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ मोल्स यहां 2 थे और नंबर ऑफ मोल्स यहां कितने हो गए हैं, विलियन के अंदर केवल 1 हो गया है। लेकिन यहां नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 1 थे, लेकिन यहां नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। तो यहां कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी की जो हम बात करते हैं, इनके कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू किसके, 1 अपॉन मोलर मास के होती है, मोलर मास के होती है। यानी कि हम बात करें यदि सैगुणन यानी कि मोलर मास की जो बात करें, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यदि हमारे पास सैगुणन होता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाती है। मोलर मास बढ़ने से यानी कि आणविक द्रव्यमान बढ़ने से या अणुभार बढ़ने से क्या हो जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाती है। और यदि मोलर मास घटता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। देखिए यहां पर क्या हुआ है, मोलर मास घटा है, डिक्रीज हुआ मोलर मास, तो यहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। यानी कि यहां पर फ्री प्रेशर का मान, प्रासंगिक दाब का वैल्यू और क्वथनांक का वैल्यू और हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू और वापर प्रेशर का जो हमारे पास वाष्प दाब का अनुमान है, इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और यदि सैगुणन होता है तो इनकी वैल्यू घट जाती है। ये होता है एबनॉर्मल मासेस, इसे कहते हैं हम एबनॉर्मल मास। अब बात कर लेते हैं, मैं 1-2 न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा इसमें। देखिए न्यूमेरिकल की जो हम बात करेंगे, हमारे पास दिया गया है 0.02 मोलर सॉल्यूशन, 0.02 मोलर सॉल्यूशन of NaCl having degree of NaCl having degree of dissociation of of 0.90% at 27 degree Celsius, has osmotic pressure, यानी कि find the osmotic pressure, अब जो हम बात करते हैं, यहां हमारे पास ये वियोजन की जो मात्रा दी गई है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमें ज्ञात करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें 2 मोलर सॉल्यूशन यानी कि C बराबर कंसंट्रेशन 0.02 मोल दे दी गई है, 0.02 मोल दे दी गई है। NaCl डिसोसिएशन कितने परसेंट, हमारे पास जो अल्फा की मात्रा दी गई है बराबर 90% का मतलब बराबर हो गया 0.09। तो यहां से हम आई फैक्टर पहले ज्ञात कर लेते हैं। आई की वैल्यू क्या हमारे पास, देखिए आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए आई की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फार्मूला था कि अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो जब हमने देखा यहाँ पे कि NaCl इक्वल टू Na प्लस प्लस के Cl माइनस कितने मोल हो गए हैं, n बराबर 2 हो गया है, n बराबर 2 हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास जब n बराबर 2 की वैल्यू तो 0.09 बराबर i माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो 0.09 बराबर i माइनस 1, 2 माइनस 1 अपॉन 1 की कोई वैल्यू तो ये 0.09। अब देखिए यहाँ i बराबर हमारे पास ये i बराबर हो जाता है 0.09 प्लस 1, तो i बराबर 0.09
प्लस 1 या 1.09। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है इसको, तो P बराबर ICRT, तो P बराबर हो जाता है कि 0.09 इंटू 0.02 इंटू 0.08 और 2 इंटू टेम्परेचर 27,300, यानी कि 27 प्लस 273। अब इसकी जो हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकलता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकलता है 0.094 बिना